नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज गुजरात के चुनावों पर चर्चा होगी और चर्चा का ये दौर जो है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने टिकट के बंटवारे कर दिए हैं। लगभग बीजेपी ने 160 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से उन्होंने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट कट किए हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है यहाँ पे। और 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जिसमें से 14 महिलाओं को टिकट दिया है, 13 एससी हैं, 24 एसटी हैं। तो ये समीकरण भी हम थोड़ा समझेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो पुराने दिग्गज नेता थे, विजय रूपाणी साहब, भूपेंद्र पटेल साहब, इन सब को जो है टिकट नहीं दिया, या इन्होंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बनती है इसमें कि क्या नए लोगों को मौका देने के लिए ये काम किया गया है या फिर नाराज़गी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय से बहुत सारे लोग विधायक हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और जो अक्सर आप चेहरे देखते हैं टीवी पे, उनमें से बहुत सारे लोग टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अमीबेन, जिसे हमसे अक्सर जुड़ती रहती थी, तो वो कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पहले ही अपने 180 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुका है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कई बार होता है कि चुनाव में जब टिकट वितरण होता है उसके बाद रियल पिक्चर सामने निकल के आती है, और तब समझ में आता है कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लोगों के बीच में उम्मीदवारों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के क्या राय बन रही है। इसी को आज समझने की कोशिश करें। एक लाइन में कहूँ तो गुजरात का माहौल क्या है, ये हम समझेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रणव ठक्कर हैं, और साथ ही नव गुजरात समय के एडिटर इन चीफ अजय उमत और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी हैं। आप दोनों लोगों का, या सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ये चर्चा अपने राजनीतिक एनालिस्टों के साथ शुरू करता हूँ, चूँकि वो लोग ज़्यादा घूम रहे हैं वहाँ पे, करीब से वहाँ पे देख रहे हैं, तो उनसे शुरुआत करूँगा, फिर अपने राजनीतिक मित्रों के पास आता हूँ। प्रशांत, टिकट बंटवारा हो गया है, काफ़ी हद तक बीजेपी ने 160 लोगों को दे दिया है, जिसमें से काफ़ी टिकट उन्होंने कट किए हैं। कैसे देखते हैं आप ये प्रयोग है, या जो भी उन्होंने किया है, ये हमेशा ऐसा होता है, या इस बार ज़्यादा लोगों की टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया है? क्या माहौल है? देखिए, अच्छा, पहले तो एक छोटा करेक्शन, क्योंकि आई थिंक मेरे को अजय भी दिख रहे हैं, वो नव गुजरात के चीफ एंड एडिटर है, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक। तो जी, मैंने उन्हीं को बोला, अजय उमत जी चीफ एडिटर और आप राजनीतिक विश्लेषक जी। ओके, सो बीजेपी ऐसे बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट परिवर्तन के लिए जानी मानी जाती है। फिर वो मंत्रिमंडल की बात हो कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उसके हर एक उम्मीदवार को कैसे बदला जा सकता है, तो एक क्राइटेरिया सेट करने का एक नया क्राइटेरिया पिछले 1-2 टर्म से हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम पाटीदार समाज का और काफी सारे सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, तो मन ही मन में खौफ था बीजेपी को कि अगर इसमें कहीं चेहरे बदले गए या उम्मीदवार या एग्जिस्ट सिटिंग एमएलए को काटा गया तो वो बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो लास्ट टाइम बहुत फूंक फूंक के चले थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई नेगेटिव माहौल इतना बड़ा नहीं है। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमारी पोल के ऊपर भी बात हुई थी, तो ऐसे में दूसरी बात, यहाँ पर बीजेपी ओवर क्राउडेड है। मतलब कार्यकर्ता आप देखोगे तो इतने सारे, और लोग इतने सारे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में से, दूसरी पार्टी से, नॉर्मल सेलिब्रिटी में से, कोई मतलब म्यूजिक के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, डॉक्टर के क्षेत्र से। तो अभी इतने सारों को आप कैसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो? ऐसे मामले में एक ऐसा परिवर्तन देना कार्यकरों के सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी था। ये जो 38 जो काटे गए हैं, या तो सिटिंग की जो लास्ट टाइम की पूरी मिनिस्ट्री जो बदल दी गई है, जिनको आज नहीं मिला है, उनकी खुद की एक फेस एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी अंदरों में, क्योंकि ये लोग पिछले 25 साल से ज्यादा टाइम से विधायक भी थे, मंत्रिमंडल भी थे, बहुत ही सीनियर दिग्गज है। तो वो लोग अपने खुद के इलाके में कभी जाते ही नहीं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन हमने सुनी हुई है कार्यकर्ताओं से कि भाई वो तो सिर्फ सेक्रेटरीट में बैठे रहते हैं, मंत्रिमंडल में होते हैं तो नीचे तक आते नहीं है। और ये सब मंत्रियों को इस बार कोरोना में बहुत लोगों ने अप्रोच करने का भी ट्राई किया होगा, जिसको संतोषकारक जवाब भी नहीं मिला होगा, किसी का फोन भी नहीं उठाया गया होगा। ये एकदम ग्राउंड लेवल की वास्तविकता मैं बता रहा हूँ। और वही चेहरे को आप आगे बढ़ाते जाओ और एक तरफ कार्यकर्ता की फौज बढ़ाओ, तो वो कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन क्या रहेगा? मतलब पार्टी में आने के लिए
देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बट जो लोग आते हैं वो एक मोटिवेशन से आते हैं कि मैं कल या परसों इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे भी कहीं ना कहीं बैठने का मौका मिलेगा। तो जो आप एक कार्यकर्ता की फौज बनाना चाहते हो, उनके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे? तो ऐसे नए चेहरे नगर निगम से लेके, हम नगर निगम में भी अहमदाबाद में देखा था, आउट ऑफ 192 150 से ज्यादा चेहरे नए अच्छे आए थे, जो मतलब बहुत ही काफी टाइम से बीजेपी से जुड़े और कभी इलेक्शन न लड़े हो। तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं कंसीडर करके बीजेपी ने बहुत ही बड़ा एक्शन बनाया है आज। जी शलभ मणि जी, इसका जवाब आपसे भी मिलेगा। ये बहुत सारे नए विधायक बनाने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक प्रयोग बीजेपी हमेशा करती रहती है और ये प्रयोग आपका सफल भी होता है। दिल्ली के नगर निगम में भी हमने देखा था। लेकिन बहुत सारे जो पुराने बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा भी है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके टिकट काट दिए गए। तो मैं समझना चाहता हूँ ये स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही तय करता है कि कहाँ किसको चुनाव लड़ना है, किसकी क्या भूमिका होगी, किसका क्या दायित्व होगा, कौन संगठन में काम करेगा। पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी कुछ चीज़ें एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से तय होती हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो मंथन हुआ होगा, उसमें ये नए चेहरों को तवज्जो देने की बात आई होगी, नए चेहरों को मौका देने की बात आई होगी। और बहुत सारे सीनियर लोग, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों में अगर इतने टिकट कटेंगे या इतने टिकट चेंज होते हैं तो बहुत सारे लोगों में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो समाज के अंतिम पंक्ति से लोग आते हैं, उनको मौका दिया गया। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने समाज के क्षेत्र में अच्छा काम किया, उनको मौका दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नीचे से जो नाम आए उनको लेकर मंथन किया और एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए ये सर्वसम्मति से, कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इसका बहुत ही एक अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। वैसे भी अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे गुजरात के भीतर, तो आपको हर तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से, बहुत मजबूत स्थिति में नजर आएगी। तमाम दल भले ही कितने तरह के अपने षड्यंत्र रच लें, कितने तरह का प्रयास कर लें, लेकिन जो गुजरात की जनता है उसका एक भावनात्मक जुड़ाव है मोदी जी से, उसका एक भावनात्मक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है। गुजरात की जनता ने कांग्रेस की सरकार के दौरान भी गुजरात देखा है, कांग्रेस की सरकार के बाद का भी गुजरात देखा है। तो निश्चित तौर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी अजय उमर सर, टिकट वितरण के बाद क्या माहौल है अब गुजरात का? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था जो कह रहे थे कि कार्यकर्ता की पार्टी है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के 13 विधायकों को इस लिस्ट में टिकट दी गई है, जिसमें से 3 तो ऐसे हैं जो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आए थे। मोहन सिंह राठवा जो 11 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव जीते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, वो परसों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अपने पुत्र के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उनको छोटा उदयपुर से टिकट भी मिल गई है ना। भगाभाई बारड सौराष्ट्र में एक दूसरे विधायक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के कल भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उनको भाजपा में टिकट मिल गई। तो ये कार्यकर्ता की बात और ये सब बातें जो है वो पॉलिटिकल डिबेट में डिस्कशन में कहने के लिए अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में गुजरात में एकदम स्ट्रांग फुटिंग पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र गुजरात का चेहरा है और मोदी की वजह से लोग गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी का पल्ला भारी है, वो भी इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है जहां अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। इफ यू कैन नॉट गेट अवे विथ एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी को डाउनलोड करने के लिए चेहरे बदल डालो, नो रिपीट थियरी लेके आओ। जैसे इन्होंने कोरोना के बाद जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग और लोगों में जो आक्रोश था, नाराजगी थी, उसको लेके उन्होंने क्या किया, पूरी कैबिनेट पूरे बदल डाले। ओके, तो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट एंड इफ आई गिव यू ब्रेकअप, जो 38 लोगों को बदला है उसमें से 15 तो सिर्फ अहमदाबाद सिटी के हैं। और ये अहमदाबाद सिटी के इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद सिटी में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां 21 में से 17-18 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अब 21 सीट में से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और एक मंत्री है जगदीश विश्वकर्मा पंचाल, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी टिकट बदल डाली है, क्योंकि अहमदाबाद में 1,50,000, 60,000, 80,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो सब जानते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है।
जहां रिस्क लेने की बात आई थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया। जैसे कांग्रेस से आए हुए जवाहर चावड़ा है या कुंवर जी भाई बावलिया है, उसमें बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन क्राइटेरिया विनेबिलिटी हो और कोई भी पार्टी मानती है कि प्रेम युद्ध और चुनाव जीतने में कुछ भी जायज है, तो भारतीय जनता पार्टी को 100% उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं और चुनाव वो शायद जीत भी जाएंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं सर, ये सब मिनिस्टर कल रात तक इन्होंने पर्चा भरा था, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अपना फॉर्म दिया था, ऑब्जर्वर के पास गए थे, नितिन पटेल भी गए थे, लेकिन प्रदीप सिंह अजय जी, जाडेजा